इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया भाग 3, जिसमें हम विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हम मालूम चलेगा विचार के वजह से लेखन और लेख कैसे होता है, उसमें टिप्पणी कैसे दिया जा सकता है और संपादकीय भाषा क्या हो सकता है। जैसे में एक गतिविधि है उसको पहले बता देते हैं। अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या पर 250 शब्दों में विशेष रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसे अपने शहर या क्षेत्र के प्रकाशित होने वाले अखबारों में प्रकाशन के लिए भेजिए। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस समस्या की तह में जाने की कोशिश कीजिए। समस्या से पीड़ित या परेशान लोगों से बातचीत करने के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से भी उनका पक्ष पूछिए कि भैया क्या बात है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। मतलब समाचार में फीचर के अलावा उसमें विचार के सामग्री, मतलब दिमाग का भी कुछ खर्च करके उसमें कुछ लिखा जाता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। जैसे में हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर में हमें यह न्यूज मिल सकता है तो हम पढ़ेंगे। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रिकाएं लेखन की श्रेणी होती है, जिसमें ये लोग अलग तरीके से ऐसे लिखते हैं कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, इसमें हमारे विचार और टिप्पणी मिल सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अलग अलग प्रकार के या वरिष्ठ पत्रकार के स्तंभ, ठीक है, फिर से सुनो। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अलग अलग विषय के महारत मास्टर लोग और वरिष्ठ पत्रकार के स्तंभ, जिसको बोलते हैं कॉलम भी विचार परक लेखन के तहत आते हैं और ये लोग भी अपना कुछ कुछ विचार देते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑफ एंड पृष्ठ पर भी विचार परक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। जैसे में प्रकाशित तो सब जगह होते हैं, ऑफ एंड, ऊपर नीचे, ऊपर से अप और फिर धीरे धीरे कम पावर आते लास्ट में अंतिम आ जाता है। अब आता है संपादकीय लेखन। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। अपनी राय उनके सामने प्रकट करते हैं, चाहे घटना हो, समस्या हो, चाहे कोई भी मुद्दा। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता। यहाँ पर है संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, एक व्यक्ति का विचार नहीं हो सकता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। संपादक के किसी एक विचार का नहीं होता, इसलिए किसी भी अखबार में संपादक का नाम, मतलब जो लिखता है उसका नाम नहीं छापा जाता है। बहुत कम होता है जिस पर छाप भी दिया जाता है। संपादकीय लेखन का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। संपादकीय लेखन कब कर पाते हैं? जब उनके साथ में काम करने वाले संपादक और उनके सहकर्मी साथ होते हैं, तब ये लोग लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाते। आमतौर पे अखबारों में जो सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, जो भी संपादकीय हैं, वो जो लिखते हैं, कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। और जो सहायता करने के लिए संपादक और संपादकीय लोग होते हैं, वही लोग लिखते हैं। बाहर का कोई भी लेखक पत्रकार उसमें नहीं आता है, टांग नहीं लड़ाता है। जो लिख गया बस। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल एक संपादकीय प्रकाशित होता है। केवल एक संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है, जिसे में आप मूल्यांकन का दायरा के रूप में समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मूल्यांकन का दायरा। ठीक है, अगले
विद्यालय शिक्षा शास्त्र से विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी और इससे पाठ्यपुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर, जो परीक्षा हमारे चलते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रिय पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि उनकी सक्रियता बहुत अलग अलग माध्यमों में होती है। वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसे अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होते हैं, मतलब उसमें भी जाते हैं, वो भी करते हैं। इनका पाठ्यक्रम से सीधे सीधे कोई संबंध भले न हो, पर यह विद्यार्थियों के सिखाने और समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए इस बात की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। हर विद्यार्थी का अलग अलग मूल्यांकन होना चाहिए, अलग अलग अपना सिलेबस चुन सकते हैं। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान और बौद्ध को जांचा परखा जा सकता है। प्रोफेसर यशपाल भी विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं। जब एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नया पाठ्य कैसे निकलेगा, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तभी उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया, जिसमें आएगा कि अब यह विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आंकेगी, जानेगी और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। इसके लिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें विद्यार्थियों के वार्षिक और बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों से जोड़ा जाएगा। इस पद्धति के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध्यापक भी उनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे लिए भी बहुत सारे जिम्मेदारी होते हैं एक विद्यार्थी के सामने। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है और दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक और बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान है, वह न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पाया है। बात यहाँ पर साफ आ जाती है कि बाकी सब अंक तो ठीक है, लेकिन परीक्षा के लास्ट में, वार्षिक परीक्षा और बोर्ड के परीक्षा में वो खेल कूद का अंक जोड़ा जाए, इस प्रावधान को आज तक केंद्रीय सरकार पास नहीं की है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का अधिकतर बच्चा पढ़ता लिखता तो है नहीं, तो क्या करेगा भैया? अगर ऐसा कर देगा तो उन लोगों को ही पढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन वो लोग अलग श्रेणी के आते हैं, तो ऐसे प्रावधान कभी पास ही नहीं हो पाए हैं। और जब पास नहीं हुआ है तो सही मायने में मकसद पूरा नहीं हुआ कि हम उसको बोर्ड के परीक्षा में खेल कूद के अंक को जोड़ सकते हैं, नहीं तो अच्छा हो जाता ना। 80 नंबर का हम लोग लिख कर आते हैं, 60 नंबर का हम लोग लिख कर आते हैं, ठीक है। 20 नंबर हम लोग का प्रैक्टिकल का मिलता और 20 नंबर हमारा खेल कूद का मिलता, कितना अच्छा हो जाता। पहले सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए की बोर्ड चलती थी, सीजीपीए का परीक्षा होता था कि इतना सीजीपीए आपको मिलेगा, मतलब 60% आप लिख के आओ, बाकी परसेंटेज भूल जाओ, हम दे देंगे ऐसा। लेकिन वैसे भी नहीं होना चाहिए ना, 60 लिख कर आओ, 20 तुम्हारा स्कूल का रिपोर्ट के अनुसार और 20 तुम्हारे खेलकूद के अनुसार, तुम्हारा हो गया पूरा 100। तो इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को खेल कूद में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीखने सिखाने पर जोर दिया जा रहा है कि अपने आसपास की जिंदगी को भी सीखे। इसलिए प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया और पुष्टि होगी,
जो हम प्रस्ताव यहाँ पर रखे हैं कि उस प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो हमारे मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया सामने पुष्टि होगी कि पर्यावरण के आसपास भी बच्चा कुछ सीख सकता है। देखा जाता है कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर देने के कारण उनके विद्यार्थी खेल कूद, सांस्कृतिक, सामाजिक, कलात्मक और गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो खेल कूद की तो बात ही छोड़ दो, प्रिंसिपल ही भैंसा था, भैंसा। प्रिंसिपल क्या था? भैंसा। मास्टर क्या थे? भैंसा। तो पढ़ाने का बात खत्म, क्योंकि वही सब पढ़ाना नहीं चाहता था। अब सांस्कृतिक ले लिया जाए तो हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है, तो ना हिंदू का रामायण पढ़ मिलता था, ना गीता मिलता था, और ना ही मुसलमान का कुरान। चले भैया सांस्कृतिक बुक हटा दो, संस्कृति से भी ले लिया जाए। हमें अलग अलग फैशन शो करने का मौका मिलता, अलग अलग स्टेज शो करने का मौका मिलता, अलग अलग संगीत गाने का मौका मिलता, अलग अलग कहानी बोलने का, थॉट बोलने का। जैसे में हम शब्दों से ही एक दूसरे को पराजित करते, वैसा कंपटीशन होता। सामाजिक तौर पे हमें दिखाया जाता है क्या होता क्या नहीं होता है। कलात्मक गतिविधियां होती थी, लेकिन उसके लिए भी बोलते थे 50 को रुपया दो, उसके बाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कलात्मक में होना चाहिए कि भैया तुम मूर्ति बनाओगे, तुम तो एक रंगोली बनवाते थे, दिवाली के पहले रंगोली बनवाएंगे। बताओ यार रंगोली कौन बनाएगा? चलो भैया हम लोग रंगोली बना देते थे। दिया कंपटीशन हुआ, दिया भी बनाए। लेकिन ये सब फालतू की कंपटीशन क्या? रंगोली ठीक है, दिया ठीक है, अब आगे के मूर्ति कंपटीशन भी होना चाहिए, स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, और बाकी सब भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को व्यापार का माध्यम समझ लिया गया। हमारा जो प्रिंसिपल था, क्या नाम था, वाईके सुदर्शन कृष्णा सिंह, एक नंबर का घटिया इंसान। कैसे घटिया इंसान? इसलिए कि शिक्षक होने के नाते भी 4 शादी किया। उस समय अभी का बुद्धि नहीं था, मतलब जिस तरह अभी हम सोचते हैं, अगर इस तरह हम उस समय सोचे रहते हैं तो उस प्रिंसिपल को इतना जुतियाते हैं कि उसकी औकात नहीं होती ज्यादा फरफराने की। लेकिन हमारे मास्टरगण भी खाने के लिए चले जाते थे शादी में। उनको जरूरत था कि भैया तू मास्टर है, प्रिंसिपल है, सुधर जा। लेकिन वो सुधरने की नाम नहीं लेता था। बाद में करीबन करोड़ों का घपला किया स्कूल से, स्कूल छोड़कर भाग गया, दूसरा स्कूल खोल लिया। हाँ, फिर स्कूल खोला तो फोन किया था पापा के पास कि आप अपने बच्चे को डालिए। पापा मेरे बोले कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के स्कूल में डालने का, नहीं डालेंगे, काम खत्म। अभिभावक भी बच्चों को इनके प्रति प्रोत्साहित नहीं करते थे। जो अभिभावक थे वह भी इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते थे क्योंकि परिवार वाले भी कहते हैं डांस करेगा, नचनिया बनेगा, खेल कूद करेगा, आईएएस कैसे बनेगा, खेल कूद करेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। लगता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर बनाकर पिछुआरे में पोंछ में बांधेंगे उनको। गजब की बात हो जाती है। अरे भैया बच्चों को जिसमें रुचि है उसको करने दो ना, नहीं तो बाद में गधा बन जाता है। निजी स्कूल में सह शिक्षण गतिविधियों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन निजी स्कूल में बस खिचड़ी का जमाना है भैया आज। वह भी पहले एनजीओ आता था, एनजीओ वाले खाना कम दे देते हैं, तो आज खिचड़ी का जमाना है सरकारी स्कूल का। मगर ज्यादातर सरकारी स्कूल इनके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। खत्म है सरकार, खत्म है। समझो कि कहीं का शिक्षा व्यवस्था खत्म है तो वहां का सरकार खत्म है। शिक्षा व्यवस्था ठीक है तो सरकार अच्छा है। जहां का शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल खराब है, वहां का सरकार सबसे घटिया है। इतना समझ लो आप। समग्र मूल्यांकन की पद्धति लागू होने से वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वो कर ही नहीं पाएंगे ना भाई, पैसा चाहिए तब ना करेंगे, नहीं मिलेगा कहां से करेंगे। क्योंकि इस पद्धति में विद्यार्थी की सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का भी मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है और उनके आवश्यक होगा। इसलिए अध्यापकों की भूमिका अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूल पास करोगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का
मूल्यांकन उनके साथ होगा, मतलब उनको एक कागज दिया जाएगा जिसको इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। आपको मैं इसकी कहानी बताता हूं। मैं जब स्कूल में अपने पढ़ता था तो कुछ नहीं भी करूं ना तो मेरा नाम आता था। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड खराब था, उतना अच्छा नहीं था। ऐसे खराब नहीं था, वो लोग खराब कर दिए थे। कौन खराब कर दिया था? हमारे स्कूल के शिक्षा व्यवस्था में खराब कर दिया था। हमने तो कुछ किया नहीं, फिर मेरा नाम आ जाता था। हमारा नाम हर मामले में आता था, चाहे मारपीट से हो, चाहे ब्रेंच टूटा, पंखा टूटा, बिजली का तार टूटा, सब में। लेकिन हम 10वीं जब पास किए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या आया? ही इज अ वेरी गुड पर्सन, सबसे अच्छा विद्यार्थी है हमारे स्कूल का। क्यों? दम है तो उस पर लिख कर दिखाओ ना। नहीं लिख कर दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियों को स्कूल में छुपा सकते हैं, मार्कशीट में नहीं छुपा सकते हैं। अगर उस पर लिख देते ना तो स्कूल पे FIR कर देता मैं कि तुमने लिख कैसे दिया, मैंने कुछ किया नहीं, तुमने लिखा कैसे। आज के जमाने में समझो, सीधा बात बताता हूं, जो शिक्षक शरीर से ठीक नहीं है, शरीर से फिट नहीं है, वो शिक्षक कहने लायक नहीं है। जो पुलिस इंस्पेक्टर चाहे जो भी फौजी मोटा है, सांड है, उसको पुलिस फौज में रहने की कोई फायदा नहीं है, वो भैंसा है वहां का। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठे पगड़ा रहे, वही हाल हो जाता है। शिक्षणेतर गतिविधियों की बाबत अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य संबंधित क्षमताओं के विकास में रोड़ा साबित हो सकती है, चाहे होती रही है। है कि यहाँ पर साफ बात है, हम उनको जागरूक ही नहीं करते हैं। अगर हम उनको जागरूक कर दे, जानकारी दे दें, तो हर बच्चा कलात्मक संस्कृति से आ जाता है, खेल कूद से आएगा, अलग अलग श्रेणी से बढ़ जाएंगे। आज खेल कूद कर कर महेंद्र सिंह धोनी आज मार्को कमांडो है कि नहीं है? हाईले है। जब वो हो सकता है तो बाकी एक आम जनता का ही नहीं हो सकता है। एक विधायक की, एक सांसद का एक बेटी फौज में जा सकती है तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। सब घूस, वो सामने बैठ गया होगा, सब एग्जाम पास कर दी होगी। मैंने देखा कि एक सांसद की बेटी फौज में चली गई, वो गर्व से बोल रहा है। गर्व से क्या बोल रहा है बे? तुम यहां पर बैठ गए हो, सांसद इसलिए उसकी हो गई है। एक आम जनता आर्मी में जाने के लिए लाखों रुपया का घूस देता है, कमीशन देता है, तब जाकर उसका होता है। तो आज ये सब हमने देखा है, तब ना बता रहा हूं। सबूत की बात मैं नहीं करता, क्योंकि सबूत ये कोई देगा ही नहीं। लोग नौकरी पाने के लिए अपने ईमान, अपने माँ को बेच देने के लिए तत्पर हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए कुछ भी करेंगे, तो मरो जाकर जो करना है। इसलिए ऐसी गतिविधियों के मद्देनजर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब ऐसी गतिविधि कब करेंगे? जब अध्यापक पढ़े लिखे होंगे तब। इसीलिए यहाँ पर प्रशिक्षण है, मतलब अध्यापक उस लायक होंगे तब ना प्रशिक्षण देंगे उस तरह। अध्यापक पीटी उसको आता होगा तब ना पीटी सिखाएगा, पढ़ने आता होगा तब ना पढ़ना सिखाएगा। जब उसको खुद नहीं आता है, अगले को क्या सिखाएगा? CROW मतलब कौआ होता है, क्राउ मतलब कौआ। एप्पल का स्पेलिंग APPLE, एप्पल। अब कोई एपाल बोल कर बोले कि सेव, रेट को राट बोले, कैट को काट बोले, गजब की बात हो गई। ऐसा इंग्लिश कोई सिखाएगा क्या? सरकारी स्कूल में ऐसे आपको मास्टर मिल जाएंगे, प्राइमरी से लेकर आपको हाई स्कूल में अभी बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे जो रैट को राट बोलते हैं, कैट को काट बोलते हैं। आता ही नहीं है कुछ भी। हमारा एक प्रिंसिपल था, हमारे गांव में एक स्कूल था, प्रिंसिपल था हरिनाथ रावत। क्या नाम था? हरिनाथ रावत। उसने क्या किया? स्कूल का भट्ठा बैठा दिया, खत्म कर दिया। लोग, बच्चे एडमिशन लेने नहीं आते थे, इतना घटिया स्कूल बना दिया था। बाद में उसको फिर से सुधारा गया। मैं ये नहीं बताना चाहता कि श्रेय किसको जाता है, लेकिन अभी सुधारने के श्रेय में हमारी माँ, हमारी अपनी माँ उस स्कूल को चला रही है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं वो, और उस स्कूल को चलाती हैं और बहुत अच्छे से चलाती हैं उस स्कूल को। आज जो बच्चा 100 पे आ गया था, आज जो बच्चा 200 के करीब में चला गया है। प्राइमरी स्कूल है, इसलिए 1 से लेकर 5वीं तक बच्चा जो 100 आता था, 120 था एडमिशन, आज जो बच्चा 200 के करीब में चला गया, 200 प्लस जाता है सब। क्यों? क्योंकि अगर प्रशासन अच्छा होगा, शासन अच्छा होगा, अध्यापक अच्छा होगा,
तो स्कूल भी अच्छा चलेगा। लेकिन सरकार उसमें भी गतिविधि डाल देती है, ये करो, वो करो, हई करो, हाउ करो। भाई यार, पढ़ने मास्टर का काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने दो ना, बाकी का फालतू काम काहे कराते हो। जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय, ये जनसत्ता में ये संपादन प्रकाशित हुआ था। ये भले आप नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं, पढ़े हैं हम। अभी भी मैंने इसको पढ़कर बताया, बहुत मैंने अपने मन की बातों को बता दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा अलग अलग प्रकार के कांड भी हुए थे, लेकिन अब सब ठीक है। अब आता है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन में आ जाएगा। इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है, जिसमें आ जाता है कि जो लिख दिए भाई लिख दिए, काम खत्म। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। वैचारिक रुझान के लिए मतलब अपने जो लिखते हैं वो अपने खूबियों के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उनमें अपने विचार व्यक्त करने के स्तंभ लेखन को पूरी छूट होती है कि अपने विचार को लिख डालो उसमें। तो अपने विचार को लिखने की जिसमें छूट हो उसी को स्तंभ लेखन बोलते हैं। तो स्तंभ लेखन में लेखक के स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, मतलब लेखक के विचार भी उसमें आते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों यहाँ पर देखो, बच्चों को सावधानी बरतना पड़ता है, ठीक है। क्या नाम था ऊपर, लेखकों ने नाम पर जाने और पसंद किए जाते थे। लेखक नाम पर जाने जाते थे और उससे पसंद किए जाते थे। समझो कि कोई लेखक एक टिप्पणी दे रहा है तो लोग जानेंगे कि यह लेखक अच्छा है भैया, बहुत मजेदार भिंगा भिंगा कर मार रहा है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। कुछ लेखक इतने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं कि उनके वजह से उनका अखबार जाना जाता है। लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता है। जो नया लेखक आता है उसको स्तंभ लेखन का मौका नहीं दिया जाता है। क्यों? उसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब आता है संपादक के नाम पत्र। इसमें आ जाएंगे अखबारों और संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम, पाठकों के पत्र भी, जो पाठक है उनके पत्र भी प्रकाशित होते हैं उनके नाम के साथ, संपादक के नाम के साथ। सभी अखबारों में यह एक अस्थाई स्तंभ है। अस्थाई स्तंभ मतलब इनका ये जगह फिक्स है कि होगा। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। भैया आओ लड़कर मिलकर काम करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, सरकार को हरा कर दिखाएंगे, मिलकर हराएंगे। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। एक तरह से यह स्तंभ जो है जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा पाठकों द्वारा व्यक्त किए जाएं, पढ़ने के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। नहीं, यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अच्छा अवसर देता है। ये जो स्तंभ होता है जिसके वजह से नए जो लेखक होते हैं, चाहे पुराने लेखक होते हैं, वह इसके जरिए ही अपना हाथ साफ कर लेते हैं। जैसे में उनको कुछ नहीं भी लिखने आता है तो इस माध्यम से लिखकर समझ सकते हैं और अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। गतिविधि देखो आप, अपने स्थानीय अखबार में संपादक के नाम, पत्र, कॉलम के लिए 4 सप्ताहों तक, हर सप्ताह अलग अलग विषयों एक पत्र भेजिए। अलग अलग विषय पर एक पत्र भेजिए। पत्रों के शब्द संख्या 50 से 75 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले सप्ताह संपादकीय पृष्ठ पर
प्रकाशित किसी संपादकीय का सेवा में उठाए गए मुद्दे पर अपनी राय भेजिए। और अगले सप्ताह अपने शहर की किसी सार्वजनिक समस्या पर पत्र भेजिए। तीसरे सप्ताह मोहल्ले की किसी समस्या पर पत्र भेजिए। और आखिरी पत्र में अपने स्कूल से जुड़ी किसी भी समस्या का ब्यौरा देते हुए चिट्ठी भेजिए। समाचार में पत्र स्तंभ को ध्यान से पढ़िए और उसमें आपका पत्र प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आप पढ़िएगा कि आपका पत्र उसमें मिला कि नहीं मिला। अब आता है लेख में समझ में आएगा कि कैसा कैसा अब लिख डालना है। सबसे अंतिम में हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, जिसमें हमें और भी अच्छे से पढ़ना है कि विशेष लेखन कैसे लिखा जाता है, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है और किन किन प्रकार के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। तो अभी लेखक पढ़ते हैं, लेख, उसके बाद से साक्षात्कार, इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस अध्याय का समापन करेंगे। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप दिक्कत है, तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं, हमें प्रतिध्वनि भेज सकते हैं, जिसके अनुसार हमें सक्रिय रहकर मदद करने की मौका मिलेगा। अगर हम सक्रिय रहकर आपको मदद करेंगे तो आप 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कि 5 स्टार रेटिंग ही दीजिएगा, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप 5 दोस्तों को जरूर भेजिएगा कि उसको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।